तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? देखिए, करंट अफेयर्स में तो बहुत कुछ बात करने की है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कल परीक्षा है तो थोड़ी सी परीक्षा की बात कर ली जाए। हाँ, जो लोग पेपर में बैठ रहे हैं, तो नहीं भी बैठ रहे हैं तो आगे से भी तैयारी करना है। तो 4-5 मूल बातें जो सावधानी रखने की होती है। एक तो जो माइनस मार्किंग जब होता है तो जो कट ऑफ होता है या जो सिलेक्शन का लेवल होता है वो एकदम फ्लक्चुएट होता है, एकदम से होता है। तो जैसे अभी आप कट ऑफ देख रहे थे कि जनरल के लिए कट ऑफ 88 आया था, और अगर किसी का मार्कशीट आया है और पिछली बार प्री निकला है किसी का और आपको लगता है कि 98 था या 100 था, 100 या 90 के आसपास था या 95 के आसपास था, और आप सेलेक्ट भी हुए थे और मेंस भी आपने दिया था। ऐसे बच्चे भी होंगे, ऐसे बच्चे भी होंगे जो 78 लाए होंगे, 10 से रह गए होंगे जनरल में। शेड्यूल कास्ट में तो शायद 74 है, ओबीसी का 80 के आसपास होगा या 84 होगा, जो भी होगा, है ना। ईडब्ल्यूएस का 80 होता है शायद, या जो भी है। तो जो भी कट ऑफ होता है उससे कई बार लोग 10-12 नंबर पीछे हैं, कोई 10-12 नंबर आगे भी हो सकते हैं। तो दोनों को सावधानी रखने की ज़रूरत है। एक तो वो 12 नंबर नहीं है बल्कि 8 नंबर ही है, 12 नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो डिफरेंस आता है वो 2.67 वाला, वो वाला डिफरेंस आता है। क्योंकि गलत हो गया था इसलिए वो 0.67 कट गया था, गलत होने से कटा था। और अब चूंकि सही हो गया तो एक वो 0.67 जो कटा है वो नहीं कटेगा और 2 और मिलेगा। तो जो डिफरेंस आएगा वो 2.67 का आएगा, लगभग 2.5 नंबर का आएगा, 2.5 नंबर का डिफरेंस आएगा। तो कई लोग ऐसे सोच लेते हैं कि कट ऑफ जो है वो 88 है और हमारा तो 58 है, और चूंकि 58 है और उधर 88 कट ऑफ है तो 30 का डिफरेंस है। मीन्स 15 क्वेश्चन, क्योंकि 2-2 नंबर का एक है। तो सी सेट का पेपर शुरू हो गया कि नहीं? तो सी सेट की मेंटल एबिलिटी यही लगेगी कि डिफरेंस जो है वो, जैसे आपके टाइम वाले सवाल आते हैं ना, घड़ी वाले, कि 3 बज गया और 3 बज गया तो 3 बजे कितने का कोण बन रहा है, एंगल कितने का बन रहा है। तो 3:30 बजे कितने का बनेगा। तो कई लोग 3 बजे वाला सोचते हैं कि कांटा पहले 12 पे था अब 6 पे आ गया तो सेम ही बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है, वो 3 से आगे खिसक आया ना। तो वो जो 1-1 मिनट का जो 4-4 डिग्री वाला जो डिफरेंस है वो काउंट होगा, और उसके बाद या तो आप डिग्री निकाल लो या फिर आप टाइम निकाल लो। डिग्री दे रखा है तो टाइम निकाल लो, टाइम दे रखा तो डिग्री निकाल लो। तो वो सवाल तो सी सेट में आप लोग करते हैं। मैं इसलिए जा रहा हूँ उसमें कि हम जब कट ऑफ को महसूस करेंगे और जब हम तैयारी करते हैं तो 58 वाले को बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15 क्वेश्चन नहीं है, ओनली 10 क्वेश्चन ही है। मान के चलो 10 या 11 क्वेश्चन में, 11 क्वेश्चन में आपका काम हो जाएगा। सिर्फ 11 क्वेश्चन बढ़ाना है आपको, 15 नहीं बढ़ाना है। ऐसे ही कोई 68 पे बैठा हुआ है और 78 पे बैठा हुआ है तो उसको केवल 4 क्वेश्चन बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, या 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन।
जो 10 नंबर पीछे है उसको केवल 3 या 4 क्वेश्चन का डिफरेंस लेके आना है। 10 नंबर का मतलब 5 क्वेश्चन का नहीं है। ऐसे ही कोई अगर 20 नंबर ऊपर बैठा हुआ है 108 पे, तो अगर उसने ख्याल नहीं रखा तो कब वो 87 या 86 हो जाएगा और बाहर हो जाएगा। चाहे वो आईपीएस बन गया हो, चाहे आईआरएस बन गया हो, चाहे उसने 3 बार प्रीलिम्स निकाला हो उससे पहले, इस साल उसका प्री लटक सकता है। कुछ बात समझ में आई? ना हवा में उड़ने की जरूरत है, ना ही परेशान होने की जरूरत है। जिसका कम है वो परेशान ना हो, जिसके ज्यादा है वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, तब जाकर के एग्जाम निकलेगी। चिंता तो दोनों कंडीशन में नहीं करना है, चिंता करने से तो स्थिति और खराब हो जाएगी। तो एग्जाम को समझो थोड़ा सा। कई बार हम लोग फ्लैट निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा सुधार करके आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे, और थोड़ी सी गलती करके आप बहुत नीचे चले जाएंगे। तो आप कहोगे थोड़ी सी तो गलती हुई है, 3-4 क्वेश्चन तो खराब हुए हैं, क्या होता है, बाहर हो जाओगे, कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे। क्योंकि आपका जो सिलेक्शन का लेवल है, आप सिलेक्शन के स्तर पे हो, तो आप उस नॉलेज पुल में हो जो सिलेक्ट हो जाता है। और उस नॉलेज पुल में आप हो ही तब तक जब आप वैसा ही प्रदर्शन करते हो जैसा आपने पहले किया था, क्योंकि पहले आप सिलेक्ट हुए थे। तो पहले आप सिलेक्ट हुए थे क्योंकि आप उस लेवल पे थे। थोड़ा सा लेवल गिराओगे, माइनस मार्किंग की वजह से लेवल ज़्यादा गिर जाएगा। आप थोड़ा गिराओगे, वो ज़्यादा गिरा देंगे। आप गिराओगे 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाएगा। आप बढ़ाओगे 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का डिफरेंस दे देंगे। 12 नहीं है, 8 है। बहुत बड़ी बात, अधिकांश लोग 12 क्वेश्चन के डिफरेंस पे हैं, 90% स्टूडेंट। और बार बार वो हताश इसलिए हो जाते हैं कि 12 क्वेश्चन शायद नहीं बढ़ पाएंगे। 12 क्वेश्चन की साइकोलॉजी अलग होती है, और 8 क्वेश्चन सिंगल डिजिट हो जाता है, वो डबल डिजिट है। तो डबल डिजिट में, और उसमें आपने 99 का नर्वस 99 देखा है ना। एक रन से जो है अधिकांश लोग 90 से 100 के बीच में सबसे ज़्यादा लोग आउट होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सेंचुरी आने लगती है। वैसा ही ये शिकार होता है आदमी, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। और डबल डिजिट में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है ऊपर कि मेरे इतने क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हैं, लेकिन क्या पता चलता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। कहीं आपको नॉट लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आया, आप नीचे गलत कर बैठे। कई बार पहला ऑप्शन आपने पढ़ा और आपको सही लगने लगा, जबकि उससे भी अप्रोप्रिएट नीचे थे, आपने पढ़ा ही नहीं, आपने ए वाला लगा के या बी वाला लगा के आगे आपने पढ़ा ही नहीं। बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। इसलिए चारों ऑप्शन पढ़िए, आपको आता है तब भी, ठीक है। सिली क्वेश्चंस को गलत करके कभी भी कोई आदमी एग्जाम नहीं जीत सकता, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो दरअसल पेपर सेटर्स जो होते हैं उनको एक तरह से निर्देश भी होते हैं, और वो उनको खुद को समझ भी होती है कि उनको 20 क्वेश्चन बहुत सिंपल बनाने हैं, जो 10th 12th के स्तर के लोगों को समझ में आ जाए। ऐसे क्वेश्चन 20 होने चाहिए। फिर ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए 40 के आसपास, जो एक ग्रेजुएट आदमी को समझ में आ जाना चाहिए। तो 60 क्वेश्चन हो गए। बचे हुए 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो विशेष व्यक्तियों को ही समझ में आए, जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया। और 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को समझ में ना आए। उनमें से 10 तो छोड़ने लायक होते हैं, और 10 में तुक्का या लक काम कर जाता है, ठीक है। तो 20 बहुत सरल और 20 बहुत कठिन। तो वो जो शुरू के 40 के आसपास क्वेश्चन है या 60 है, 40 मान लो, 20 मान लो, 20 है, उनमें से लगभग 18 ठीक होने चाहिए,
और बाद के 40 में से भी कम से कम 30 ठीक होना चाहिए। तो आपका 48 का 50 तक का स्कोर यही हो जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर बहुत कम चांस है, ऊपर बहुत कम चांस रहेंगे। बात समझ में आ गई? पेपर का डिजाइन कैसे होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कई बार 30 हो जाते हैं एकदम सरल वाले, 15 हो जाते हैं, कई बार 20 भी नहीं रहते, 15 ही रह जाते हैं। तो वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए अगर कोई सिली क्वेश्चन अगर ज्यादा गड़बड़ कर देता है, बुलंद दरवाजा कहां पर है, तो जैसे फतेहपुर सिकरी में है, इस टाइप का बहुत ही सिली टाइप का जो सबको ही पता है, लगभग 90% लोग जानते हैं तैयारी करने वाले, ऐसे क्वेश्चन यदि किसी ने 6-7 खराब कर दिए तो वो कवर कैसे करेगा? इसीलिए तो सब लोग शुरू के जो पावर प्ले होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, क्योंकि फील्डर्स का रेस्ट्रिक्शन होता है, वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए लंबे शॉट मारते हैं। सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगती हैं, 4 लगते हैं, 6 लगते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क नहीं रहती कैच होने की। ये वो समय होता है जहां आपको 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं, पावर प्ले आपके लिए। और पावर प्ले में जो कमजोर होता है, बाद में उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाद में वो अपने स्पिनर्स भी यूज करेंगे, बाद में वो सारे हथकंडे अपनाएंगे और चारों तरफ कैच लेने वाले पोजीशन पे होंगे। तो फिर बहुत कम खिलाड़ी जो है वहां पे सरवाइव करते हैं। तो क्रिकेट से समझा दिया मैंने आपको, ठीक है? तो बहुत अच्छे से इस एग्जाम को समझिए, टेक्निक की एग्जाम है। सिली क्वेश्चंस को खराब नहीं होने देना है, और वहां खराब करता है वहां पे भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर ही खराब करता है, उसको पढ़ता नहीं है। पढ़िए उसको, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे। देखिए, एमपीपीएससी देने, बार बार एमपीपीएससी देने से यूपीएससी नहीं होता। उसका कारण ये होता है कि एमपीपीएससी का उसमें स्तर आ जाता है, उसमें लेवल घुस जाता है। एमपीपीएससी का लेवल घुस जाता है तो प्लेन होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, फ्लैट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अभी आपने एमपीपीएससी का पेपर देखा, बहुत ही फ्लैट क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती। यहां थोड़ा सा बड़ा यहां लैंग्वेज खेल कर जाती है, लैंग्वेज का कमाल होता है। कहीं इंटरनेशनल लिखा होगा, कहीं वर्ल्ड लिखा होगा, कहीं ग्लोबल लिखा होगा, कहीं यूनिवर्सल लिखा होगा। हर शब्द के साथ कुछ न कुछ चीजें हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल वर्ड लगेगा, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन यूं उधर बोलते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ग्लोबल फ्लाइट्स क्यों नहीं बोलता? इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जहां परमिशन, रेस्ट्रिक्शन, जुरिस्डिक्शन ऐसी चीजें आती है, तो वो क्या हो जाता है, केवल थॉट प्रोसेस है, इमोशनल चीजें हैं, ये हैं, वो अलग चली जाएंगी। तो यूनिवर्स क्यों नहीं बोल देते? मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड 2 कंपटीशन होते हैं, क्या डिफरेंस है? वो मिस यूनिवर्स क्यों बोल देते हैं, उसको मिस वर्ल्ड क्यों बोल देते हैं? ब्रह्मांड सुंदरी और विश्व सुंदरी, क्या दिक्कत क्या है? ब्रह्मांड कुछ अलग है क्या? हाँ, अलग है। दूसरे ग्रह भी आते हैं, दूसरे ग्रह भी आते हैं। तो आपने दूसरे ग्रहों से भी इनवाइट किया है सुंदरियों को? वहां पे भी कॉन्टेस्ट हुई, वहां पे भी कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो थोड़ा सा मैं मजाक में बता रहा हूं, लेकिन ये समझिएगा, एक एक वर्ड के ऊपर आपका क्वेश्चन ठीक होने वाला है। बहुत बहुत बारीक समझ होती है। और जिन लोगों को ये सॉफ्टवेयर समझ में आ जाता है ना, तो फिर उनको वैसे ही महसूस होने लगता है कि ये आंसर है। इसलिए हमारे लेक्चर ऐसे होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों बोलते हैं, रटाते क्यों नहीं, उससे यूपीएससी नहीं निकलेगा। एमपीपीएससी के लिए मार्केट से अब वो 2-3-4 साल तो एमपीपीएससी ने भी कोशिश की थी थोड़ा नकल करने की, तो वापस वहीं पहुंच गए। कोई दूसरे पहुंच गए होंगे सेक्रेटरी, या वहीं के वहीं पहुंच गए, वापस 20 साल पहले वाली स्थिति में आ गया हो। 20 साल में जितना सुधार हुआ एमपीपीएससी वापस वहीं पहुंच गया, उसने वैसा ही पेपर बना दिया 20 साल पुराना।
लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं करता, उसका हर साल का पेपर अलग एक्सपेरिमेंट के साथ होता है। इसलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक, वहां वर्ल्ड लगा हुआ है, इंटरनेशनल बैंक नहीं। IMF मॉनेटरी फंड की बात आई तो इंटरनेशनल लगा दिया। तो IMF के साथ वेलफेयर नहीं जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड बैंक के साथ वेलफेयर जुड़ा हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही ना? इंटरनेशनल में फिर जुरिस्डिक्शन, फिर कमिटमेंट, फिर एक तरह का वो आ जाएगी अकाउंटेबिलिटी। एक कंट्री वर्ड अलग होता है, कंट्री फिर डिफरेंट वर्ड, ऑल कंट्रीज। उधर कॉप में मीटिंग होती है तो ऑल कंट्रीज की मीटिंग होती है, वहां कंट्री वर्ड ज्यादा होता है, खास करके क्लाइमेट चेंज के मामले है समझ। तो दरअसल किसी ने इतना बारीक से बताया नहीं होगा, ये सब लोग आप सोचते हो कि ये सब सिनोनिम है, वर्ल्ड, इंटरनेशनल, ग्लोबल, यूनिवर्स, ये सिनोनिम नहीं है। इनके यूज के बेस पर जो है आपका ऑप्शन आपको पकड़ में आता है, ए ऑप्शन है, बी है, सी है, वो समझ में आता है। तो अब आप कहोगे कैसे, ये आर्टिकल पढ़ने से यही फायदा होगा, जो आप डिफरेंट आर्टिकल पढ़ते हो ना, इंडियन एक्सप्रेस के, द हिंदू के, और फिर NCERT भी पढ़ते हो, तमाम चीजें, ये छोटी क्लासेस में समझ में नहीं आता, थोड़ा सा लेवल ऊंचा हो जाता है। तो ये उन क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सिली क्वेश्चन जो NCERT से निकलते हैं, 20 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, वो उनमें नहीं आएगा ये वाला, ये थोड़े ऊपर के चीजें। ठीक है, ये सब मैं अभी तक जो लेक्चर देता हूं इस टाइप का नहीं दे रहा था, या तो मैं आपको करंट अफेयर्स बता रहा था या फिर सीधा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ बात कर रहा था। मैं थोड़ा एग्जाम के बारे में समझाना चाहता हूँ। एग्जाम समझने की चीज है, बहुत इजी हो जाती है समझने के बाद। मैथ्स में भी जब टीचर कई बार सॉल्व करके बताता था तो उसके बाद आपको मजाक लगने लगता था, आप उसके जैसे 5-6 सवाल और कर देते थे, जबकि पहली बार में बन नहीं रहा था। होता था ना ऐसा, कई बार स्कूल के टीचर को नहीं आता था तो हम जहाँ कोचिंग जाते थे, ट्यूशन जाते थे, वो बहुत इजी कर देता था उसको। स्कूल का टीचर स्ट्रगल कर रहा था, 4-5 बार ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया उसने, लेकिन उसका क्लियर नहीं हुआ। लेकिन ट्यूशन वाले ने एक बार में ही समझा दिया, क्योंकि वो दिन में 3 बार पढ़ाता है, वो साल में 1 बार पढ़ाता है। स्कूल वाला वो दिन में 3 बार कोचिंग में पढ़ाता है। अंतर है ना दोनों में। तो इसलिए जब आपको ये पेपर, जिन लोगों को यूपीएससी के पेपर से डर लगता है या ऐसा लगता है कि हमारे समझ में नहीं आता, 50% से ज्यादा क्वेश्चंस तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ते, इन सब की अगर ट्रिक आपको समझ में आ जाए तो ये बहुत आसान हो जाएंगे। आपको एमपीपीएससी से ज्यादा सरल लगने लग जाएगा। एमपीपीएससी की परीक्षा जितनी कठिन नहीं है जितनी उसकी प्रक्रिया पूरी कठिन है। वो पोस्टिंग देता ही नहीं, अब 5 साल हो गए अभी तक किसी की नौकरी नहीं लगी, वो उलझा हुआ है कोर्ट में, इसमें वो प्रक्रिया पका देती है, दिमाग खराब करके रख देती है। ढेरों लोगों ने कहा सर आप सही कहते हो, हमको यूपीएससी ही करना थी। वो उनको लगता है ऐसे कि बस वो मिराज टाइप लगता है ना, ऐसे बस ये आ गया हाथ में, बस ये अभी पोस्ट मिल जाए उसके बाद मैं यूपीएससी फोड़ दूंगा। इतने में 30 साल का हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। फिर वो खुद ही फूटने लायक हो जाता है। यूपीएससी तो वहीं की वहीं है। कई लोगों को समझाया हमने, यहाँ क्लास में ढेरों बार बोला हमने, मैंने कहा यूपीएससी की जम के तैयारी करो, निकालने की कोशिश करो, एमपीपीएससी में बैठ जाओ, वो निकल जाएगी। ज्यादा माथा पच्ची मत करो उधर, वो किसी भी टाइम निकल जाएगी। 1-1.5 महीना पढ़ लेना उसके हिसाब से, 20 दिन बहुत होते हैं। लॉन्ग टर्म तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो। मेंस में तो उसी बच्चे का होगा जो यूपीएससी बहुत अच्छा करता है। और रटना है तो तुम भी रट लेना भाई, 20 दिन में, 25 दिन में रट लेना, 1 महीने में रट लेना। रखा क्या है उसमें, है तो कुछ नहीं दम वाली बात। नौकरी पर वो लोग सोचते हैं कि हमारे घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, हम पहले उनको एक दिखा दें कि हमारे पास गाड़ी बंगले वाली और 50,000 वाली एक नौकरी आ चुकी है, अब चुपचाप रहो। अरे भाई वो शादी की तैयारी कर देंगे। जैसे ही 50,000 की नौकरी लगेगी
कि रिश्ते आने लग जाएंगे, दहेज की बात चलने लग जाती है तो लड़का ललचा जाता है, लड़कियों जो है वो सोचती है चलो बिना दहेज के शादी कर रहा है ये फलाना डिप्टी कलेक्टर कर लेता है, तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर कर लेता है, डीएसपी कर लेता है, तो उसको लगता है हमारा सीनियर कर रहा है तो वो उससे इंप्रेस हो जाते हैं, गेम ही खत्म हो जाता है। आज तक मुझे तो कोई नहीं लगा ऐसा, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो एमपीपीएससी निकालने के बाद कभी उन्होंने यूपीएससी निकाली हो, बहुत कम है। मतलब हर साल यदि 400 बच्चे 300 बच्चे अगर सेलेक्ट होते हो, हर साल तो हो ही नहीं रहे, 5 साल में हो रहे हैं लेकिन 300 बच्चे अगर एमपीपीएससी निकालते हैं तो उनमें 1 या 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो यूपीएससी दे चुके थे, निकलने ही वाला था, ज़बरदस्ती ऐसे ही एमपीपीएससी में बैठ गए थे और सेलेक्ट हो गए थे, उनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। बाकी प्योर एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला, पहले एमपीपीएससी निकालने वाला और बाद में यूपीएससी निकालने वाला 2 या 3 होते हैं, यानी 100 पे 1। जबकि सपना हर व्यक्ति का है, 300 के 300 व्यक्ति सपना देखते हैं और 300 के 300 व्यक्ति अपने अटेम्प्ट खर्च करते हैं, पूरे 6 अटेम्प्ट जनरल वाला खर्च करता है, लेकिन निकलता किसी का नहीं, ढेरों लोग। दरअसल क्या होता है, नया नया होता है ना व्यक्ति, तो 22 साल का होता है, 23 साल का होता है, उसको लोग आप कहने लगते हैं। उसने कभी आप सुना नहीं, हमेशा कोई तुम ही बोलते थे, एकदम से उसको आप बोलने लगे, हर महीने सैलरी आने लगी, बड़े बुजुर्ग भी नमस्कार करने लगे। कई लोग तो जानते ही नहीं है कि डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर अलग होता है, बल्कि वो सोचते हैं इसके नाम के आगे तो केवल कलेक्टर है, इसके आगे डिप्टी भी लगा हुआ, मतलब ये और बड़ा है एडिशनल कलेक्टर है तो और बड़ा है, अपर कलेक्टर है तो मतलब ये ऊंचा होगा, उसको अपर कलेक्टर बोलते हैं, जबकि अपर कलेक्टर नीचा होता है, उसको अपर कलेक्टर बोलते हैं। तो वो जॉइंट कलेक्टर है, ये है, वो है, तो वो नाम के आगे वो लगे रहते हैं, तो वो ऐसे ही खुले घूमते रहते हैं। उनको लगता है कि अब हम फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही घूमते रहते हैं, सब मुंह लटकाते रहते हैं, बाद में कुछ नहीं होता लाइफ में। हाँ, पर कुछ नहीं है उससे तो ठीक है, तो फिर यही संतुष्ट होना था, तो फिर सोचा ही क्यों। बहुत सारे लोग हैं, हम तो शुरू से देख रहे हैं, वो ये 29वां साल चल रहा है, यही देख रहे हैं, यही धंधा है, होता जाता कुछ नहीं। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए उस स्तर पे, आपकी क्वालिटी अलग रहेगी। हाँ, अटेम्प्ट खत्म हो गए और आप यूपीएससी के लायक थे और किसी कारण से 6 अटेम्प्ट हो गए और नहीं हो पाए और आप सिविल सर्विसेज इधर रहोगे, स्टेट सर्विस में, तो थोड़े ठीक ठाक रहोगे, आपको पता रहेगा कि क्या करना क्या नहीं करना, इज्जत रहेगी, मेंटेन भी कर पाओगे खुद को, अपने बच्चों को बना पाओगे, कुछ नहीं तो। लेकिन ऐसे ही नौकरी करने का तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है एक अंतर आपको उसका फ़ायदा समझ में आया होगा। तो यूपीएससी के लिए समझ विकसित करने, इसलिए हमारे लेक्चर ऐसे होते हैं कि हम जो रटने वाली चीज़ है वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, नोट्स खरीद लो, नोट्स ले लो, रट डालो। हमारे नोट्स तो ऐसे हैं कि टू द पॉइंट नोट्स हैं, वो रटने वाले हैं, सीधे सीधे पॉइंट्स हैं उसमें, उनको रटो, गेम ख़त्म। दूसरे भी मार्केट से नोट्स लोगे तो आजकल तो अंबार लगा हुआ है, पीडीएफ भी बहुत हैं ढेर सारे, तो अब मुझे लगता है रटने वटने का काम तो आप लोग कर सकते हो, समझने वाला काम है खास करके, अंडरस्टैंडिंग, उसको सरल कैसे करें, टॉपिक को सरल कैसे करें, एग्जाम में लिखना कैसे, जिस्ट कैसे निकालेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, वो समझना चाहिए, वही हम यहाँ बताते हैं। तो जैसा मैंने अभी शब्दों के फेर से बताया आपको, दोनों में अंतर आ जाएंगे 2 शब्दों में। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा, पिछली बार भी मैंने बताया था कि वेलफेयरिज्म की तरफ झुकेगा पेपर आपका, अभी तक तो झुक रहा है। गवर्नमेंट चाहे कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाली हो, लेकिन सोशलिज्म और वेलफेयरिज्म की तरफ झुकने वाले क्वेश्चन ही आते हैं अभी तक। तो जब बदल जाएंगे तब देखेंगे हम, है ना। अभी तो नहीं हो सकता। कुछ बेसिक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनसे दूर नहीं जा सकता, कोई भी सरकार नहीं जा पाएगी, कोई भी सरकार नहीं जा पाएगी। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी वायलेंस को, हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।
वॉयलेंट आदमी आप अपने घर में भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, वॉयलेंस को कैसे जस्टिफाई करोगे? इसलिए गांधी के अगेंस्ट कोई भी बात जाती हुई दिखी तो वो होगी नहीं, क्योंकि गांधी वेलफेयरिज्म की तरफ जाते हैं, समाजवाद की तरफ जाते हैं, सोशलिज्म, हालांकि अपना गांधीज्म है उनका। तो आप देखना अधिकांश प्रश्नों का झुकाव जो होगा वो वहीं होगा। उसके साथ दिक्कत है, जैसे नक्सलवाद के साथ दिक्कत है, आतंकवाद के साथ दिक्कत है, वैसे ही क्रांतिकारियों के साथ दिक्कत थी। इसलिए दूसरे लोगों का जेल जाना और गांधी का जेल जाना बड़ा डिफरेंट है, अलग है दोनों। तो वो इसलिए साधन की पवित्रता पे जोर देते हैं ना। तो आप ये पूरे टाइम सारे प्रश्नों में देखोगे 99% जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के होंगे। अभी आया नहीं है उस टाइप के क्वेश्चन कैपिटलिज्म वाले, अभी नहीं आए। ना आपके घरों में वैसे ही माता पिता के द्वारा शिक्षा दी जाती है, इस टाइप की शिक्षा भी नहीं दी जा सकती। ना हमारे धर्मशास्त्र हमें सिखाते हैं, वो भी नहीं सिखाते हैं। ठीक है, हमारे धर्मशास्त्र में क्या है कि राजतंत्र को, राजनीतिक शास्त्र को पूरा अलग कर दिया था, जैसे कौटिल्य ने किया था अर्थशास्त्र लिख के, क्योंकि वहां कुछ इविल्स हैं, जैसे बोलते हैं ना नेसेसरी इविल, आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। किसने कहा था? प्लेटो ने। हाँ, आवश्यक बुराई यानी नेसेसरी इविल है वो। इसलिए जो राजनीति में जाएगा वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, बिना गड़बड़ किए होगा नहीं। इसलिए राजनीति में आप आदर्श मत खोजिए। हिस्ट्री धार्मिक लोगों की नहीं है, हिस्ट्री राजनीतिक लोगों की है। इसलिए वहां हीरो मत खोजिए, वहां आपको हीरो नहीं मिलेंगे। इसलिए मुगल यदि विलेन है तो दूसरे हीरो जो आप जिन्हें मान रहे हैं वो भी विलेन ही हैं, क्योंकि हिंसा तो, मुगलों को आप बुरा क्यों बोल रहे हैं? मुगलों को क्यों हटाना चाहते हैं हिस्ट्री से? इसीलिए ना कि वो युद्ध करते थे, खून खराबा करते थे, रेप करते थे, लोगों को डराते थे, दूसरों के राज्य में घुस जाते थे, जबरदस्ती कब्जा। कारण तो यही है। तो कोई रॉयली और किसी तरीके से आई हो तो बताओ, दूसरे लोगों ने क्या किया, दूसरे राजाओं ने क्या किया? जितने भी राजा हैं सबने यही किया है। हाँ, कुछ हो सकते हैं चरित्र के अच्छे राजा जिन्होंने ऐसा नहीं किया। भारतीय संस्कृति के हिसाब से, गुरु परंपरा के हिसाब से हम शिवाजी का उदाहरण देते हैं, अर्जुन का देते हैं, हम महाराणा प्रताप का देते हैं कि वो बहुत चरित्रवान थे। लेकिन दुश्मन महिलाओं के साथ भी, दुश्मनों के साथ भी क्या सभी हिंदू राजाओं ने न्याय किया था? क्या उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किए थे? तो पूरा इतिहास रक्त से सना हुआ है, ब्लडी है, ब्लडी हिस्ट्री है हमारी। और सब में खुरापात है, सब में षड्यंत्र है, पितृहंता भी है, पैट्रिसाइड भी तो है। हिंदू राजा भी तो पितृहंता थे, मुसलमान भी थे, नमाज पढ़ते हुए भी मार दिया एक मुसलमान बादशाह ने, सुल्तान ने, अपने पिता को, नमाज पढ़ रहा था। तो हिंदू राजा भी हैं ऐसे ढेरों जिनने अपने पिता को मार के गद्दी हासिल की। तो पितृहंता तो सब तरफ है, ईसाई में भी है। इसलिए मैं वो अभी उस पे नहीं जा रहा, अभी हिस्ट्री वाले पे बात नहीं कर रहा, मैं आता हूं लौट के वापस। इसलिए मॉडर्न ब्यूरोक्रेट्स को क्या सिखाया जाना चाहिए? तो यूपीएससी सिलेबस में और अपने क्वेश्चंस में इसलिए वेलफेयरिज्म की तरफ ले जाता है, केवल हिस्ट्री नहीं है सब्जेक्ट में, सिलेबस में आपके। ठीक है, अकबर ने अगर कहीं 4000 लोग मारे होंगे, ये बात यूपीएससी में नहीं पूछी जाएगी, इबादत खाना पूछा जाएगा कि अकबर सेक्युलर था और सभी धर्मों के लोगों से अपने यहाँ फतेहपुर सिकरी में बातचीत करता था, जो मैं बार बार बोलता हूँ, इबादत खाना। उसने शिक्षा की बात करने को इबादत बोला, यानी ये भगवान का भजन है।
जब हम शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, तो ये भगवान का भजन है अकबर के हिसाब से। इसलिए ऐसी बातचीत करने का ऐसे डायलॉग जहाँ होंगे या इस तरह की चीज़ें जहाँ होंगी, शास्त्रार्थ होगा, सत्संग होगा, उस जगह को उसने बोला इबादत खाना। 4-5 साल पहले तो मैंने क्लास में बोला और दूसरे दिन क्वेश्चन आया था, एक दिन पहले ही बोला था दूसरे दिन क्वेश्चन था यही वाला, इबादत खाना। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों बोला होगा अंदाजा लगाओ, क्योंकि मुझे ये बात अकबर की बड़ी अच्छी लगती थी कि वो डिबेट कराता था सभी धर्मों के लोगों से और हर धर्म के व्यक्ति से पूछता था कि ये आपके यहाँ जो ये वाली परंपरा है ऐसी क्यों है, क्या इसको हम अपना सकते हैं। दीन इलाही उसने वही, उस समय का वो एक तरह का रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन था। अब आप सोचें कि नहीं, चूंकि वो इतना बेकार व्यक्ति था इसलिए उसको निकाल के फेंक देंगे। उसकी जो गलत आदतें थी और गलत चीजें थी और जो निगेटिव है और जो बच्चों को नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, उसके क्वेश्चन तो कभी आते ही नहीं है परीक्षा में। परीक्षा में तो ये पूछा जाता है कि उसने जो अच्छे काम किए वो पूछे जाते हैं। ऐसे ही टीपू सुल्तान के अच्छे काम पूछे जाते हैं, ऐसे हिंदू राजाओं के अच्छे काम पूछे जाते हैं कि उन्होंने जो मंदिर बनवाया है उनका आर्किटेक्चर पूछते हैं, कल्चर पूछते हैं, उन्होंने जो अनुवाद करवाया वो पूछते हैं। उनके यहाँ फॉरेन ट्रेवलर आके पूरे राज्य में घूम के और जिंदा वापस चला गया और अपने देश में जाके किताब लिख रहा है, ये बात पूछ रहे हैं। तो ये तो मानता हुई ना कि एक आदमी दूसरे देश से आता है, घूम लेता है, डिस्क्रिप्शन लिख लेता है और फिर वापस चला भी जाता है और वहां जाके किताब भी लिख देता है अपनी लैंग्वेज। इसका मतलब यहां उसके साथ अच्छा व्यवहार हुआ होगा ना। अगर यहां पिटाई होती तो वो कर पाता क्या? हाथ पैर तोड़ देते तो जा पाता अपने घर? तो इसका मतलब राजा ठीक ठाक ही रहा होगा, पढ़ने लिखने में माहिर रहा होगा, समझदार रहा होगा, उसको इंटरेस्ट रहा होगा, उसके समय में लैंग्वेज फली फूली होगी। इसलिए 9 जेम्स रखे हैं उसने, अधिकांश राजाओं ने। जो अच्छे राजा हैं, पढ़े लिखे राजा हैं, राजा भोज हैं, विक्रमादित्य हैं, अकबर है, अशोक हैं, उन लोगों ने विद्वानों की सेवा की है। हर्षवर्धन है, बाणभट्ट, कादम्बरी, हर्षचरित। तो ये सब जो है, तो इसमें ये देखिए कि कौन कौन सी चीजें फ्लोरिश हो रही हैं हिस्ट्री में से। इसलिए पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन किसके आते हैं? पॉलिटी के, क्योंकि वहां पर वेलफेयरिज्म की बहुत बात हुई है। इसलिए डीपीएसपी का क्वेश्चन पक्का आता है, फंडामेंटल राइट्स पक्का आता है। क्यों आते हैं? अब फंडामेंटल राइट्स तो 3 पेज का है, डीपीएसपी 1.5 पेज का है। लेकिन आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूं मैं, कई बार 10 आ जाते हैं, 2 भी आ जाते हैं, मैक्सिमम 10 भी हो जाते हैं, केवल इन 3.5 पेज से, 4.5 पेज से। तो यूपीएससी तो 10 क्वेश्चन का तो गेम ही बताया था आपको कि 10 क्वेश्चन का ही तो डिफरेंस है। देखा जाए तो सेलेक्ट, जो बहुत अच्छी तरीके से सेलेक्ट है और जो बिल्कुल बुरी तरीके से बाहर है, उनमें 10 क्वेश्चन का ही तो डिफरेंस है। उसके 10 ज्यादा है कट ऑफ से, इसके 10 कम है। वो डिफरेंस तो केवल वेलफेयरिज्म के, केवल पॉलिटी वाले सेक्शन से डेवलप हो जाएगा। तो एग्जाम है कहां? तो इसलिए कल की एग्जाम देते समय बिल्कुल ना घबराइए। अगर आपके ज्यादा हैं तब भी इतराने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका हो सकता है। हाँ, रिस्क न लें। अगर जनरल से आते हैं, 6 ही अटेम्प्ट हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो 26 साल के हो गए, 6 ही अटेम्प्ट बचे हैं, अभी तक दिया नहीं है, तो उनको तो पूरे 6 कंप्लीट करने हैं। तो वो लोग तो देंगे एग्जाम, उनके पास तो कोई ज़्यादा खोने के लिए नहीं है। एज फैक्टर के वाले, अटेम्प्ट वाले, कई लोग 32 में हैं और लास्ट अटेम्प्ट बचा है, ऐसे लोग। लेकिन जो यंग हैं, अभी 21 के हैं, 22 के हैं, टेस्ट में अगर आपको 50-55 नहीं मिलता है तो अभी आप प्रयोग मत कीजिए। 60 से ज़्यादा लाने की टेस्ट में आदत डालिए। किसी भी कोचिंग का, किसी भी टेस्ट सीरीज़ का पेपर जब भी आप उठाएं तो 60 से ज़्यादा आना चाहिए। उसकी जब आपकी आदत पड़ जाए तभी एग्ज़ाम में बैठिए, अदरवाइज़ आप बाहर होने के चांस रहते हैं।
लेकिन जिनकी मजबूरी है वो पूरे कॉन्फिडेंस से जाए, क्योंकि जब मजबूरी है और जा ही रहे हैं तो फिर थोड़ा सा कर ही दिया जाए। कई बार लोग जो है आखिरी में जाते हैं क्रिकेट में और जिता के आ जाते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, तब भी वो उतने रन बना के आ जाते हैं। तो वैसा काम हो जाएगा आपके साथ। तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो अच्छा दिखा दीजिए से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा ना? ये किसी भी गाइडेंस में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पूरे मौलिक विचारों के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे अनुभव हैं और हमारे अनुभव कई कारणों से हैं। हमारे बराबर अनुभव किसी भी व्यक्ति को नहीं है इंडिया में। ना इतनी एग्ज़ाम देने का है, ना इतने मेंस लिखने का है, ना इतने इंटरव्यू देने का है, ना नौकरी करने का है, इतनी तरह तरह की नौकरियां करने का है ही नहीं अनुभव। सवाल ही नहीं उठता, किसी को भी नहीं है। हमसे 50% होगा, 25% होगा, हमारे बराबर नहीं है। और ज़्यादा तो सवाल ही नहीं उठता, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग टाइप का जुनून है। कि कोई व्यक्ति पढ़ते हैं नौकरी के लिए, कोई व्यक्ति पढ़ते हैं कोचिंग के लिए, कोई व्यक्ति पढ़ते हैं समाज में स्थान पाने के लिए, कई व्यक्ति पढ़ते हैं नौकरी छोड़ देंगे नेतागिरी ज्वाइन करेंगे इसलिए, कई व्यक्ति सोचते हैं कि हम नौकरी छोड़ देंगे बिजनेस करेंगे। तो ना हमने नौकरी छोड़ करके बिजनेस किया बहुत ज़्यादा, ना हम नेतागिरी में ट्राई सब किया है, अनुभव सब तरह के लिए है, लेकिन किसी में मन नहीं लगा है, किसी में ज़्यादा वो नहीं किया। इसलिए इतना डिफरेंट डाइवर्स, इतना वर्सेटाइल कहीं नहीं है, कहीं सवाल ही नहीं उठता। और अब हम रिसर्च में हैं, स्कॉलर में हैं, अब हम फैकल्टी में हैं, और हम वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल में इनवाइटेड है। तो फिर हम साइंस में भी हैं अभी भी, जबकि कोचिंग पढ़ाते हैं, ये हिस्ट्री पढ़ाते हैं आपको, पॉलिटी पर सारे लेक्चर हमारे पुराने देखो डेप्थ में लिए हुए, और यहाँ साइंस के स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, अभी भी स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं साइंस के, वो भी वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन मिल रहा है। ठीक है, वो भी साइंस में, जबकि आपको तो हम पॉलिटी और हिस्ट्री और इकोनॉमी और वो पढ़ा है ना ज़्यादा, या करंट अफेयर्स, वहाँ मिल रहा है साइंस में, क्योंकि काम हम उसी में कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा किसी का भी डाइवर्स। कोई भी एक काम करता है फिर वो नोट गिनने में लग जाता है, शाम सुबह कोचिंग पढ़ाता है, इतना नोट गिनता, दूसरा कोई काम ही नहीं करता है। बिजनेस में लग जाता है, नौकरी में लग जाता है तो नौकरी करता रहता है, पॉलिटिक्स में चला जाता है तो चुनाव लड़ता रहता है। हम एग्ज़ाम को समझते हैं, एग्ज़ाम की स्टडी करते हैं, इसलिए आपको एग्ज़ाम के बारे में बता रहे हैं। देखिए 15 से लेके 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज ऐसी होती है क्वेश्चन की कि अगर आप केवल लैंग्वेज से ही आंसर निकाल पाओगे, थोड़ा सा भी कच्चापन है हमारे यहाँ, परीक्षा का पेपर बनाने वालों में कच्चापन है। अभी वो उस एंगल से नहीं समझते, दरअसल वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पेपर बनाने वाले खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, पेपर बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए वो कमियां छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कोई बॉलिंग करने में स्ट्रगल कर रहा हो कि मैं 9 बॉल ना फेंक जाऊं, कहीं मेरी बॉल वाइड ना चली जाए और मैं ठीक से रनअप ले लूं पूरा, और स्पीड इतनी रखने की कोशिश करूं, तो उसका पूरा फोकस अपने हाथ, ग्रिप, घुटना, आगे का जो पंजा है वहां पर फोकस रहेगा। दौड़ते समय वो हर चीज महसूस करेगा, काउंट करेगा। लेकिन जो हैबिचुअल हो जाएगा बॉलिंग में, प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार बॉल फेंकने की, तब वो वहां से रनअप शुरू करने से पहले देखेगा फील्डर्स, फिर देखेगा बैट्समैन अभी कहां खड़ा है, दूसरा बैट्समैन उसको क्या इशारा कर रहा था उसको भी पढ़ेगा, उसका कीपर कहाँ है, विकेट कीपर कहाँ खड़ा है। और अगर बैट्समैन ने मूवमेंट किया तो वो अपनी बॉल की दिशा बदल देगा या क्वालिटी चेंज कर देगा, लाइन लेंथ सब बदल देता है। कुछ बात समझ में आ रही ना? वो कब कर पाता है? वो तब कर पाता है जब वो हैबिचुअल हो जाता है। ऐसे ही पेपर बनाने में जब हैबिचुअल कोई हो जाएगा, तब वो ये समझ पाएगा कि मेरे क्वेश्चन में कहीं कोई तुक्का तो नहीं लगा जाएगा आसानी से,
ये जो 4 ऑप्शन बना रहा हूं, ये कहीं इसमें साफ साफ ये तो पता नहीं चल रहा है कि बी वाला उत्तर है। कहीं मैं कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहा हूं। कई बार गलती कर देते हैं कि जब कोई मल्टीप्लाई हो जाता है या बहुत सारे हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो बहुगुणिता लिख देते हैं, बहुगुणिता या पॉलीप्लाइडी। ये तो मतलब तुम क्या लिख रहे हो, ऊपर लिख रहे हो कि बहुत सारे हो जाते हैं तो उस घटना को क्या कहते हैं, नीचे लिख रहे हो पॉलीप्लाइडी, या हिंदी में लिख रहे हो फिर बहुगुणिता, यानी बहुत सारे कई गुना हो जाते हैं। तो ये तो उत्तर बता दिया ना तुमने, उत्तर लिख दिया उसमें, क्योंकि उसका तो मीनिंग ही यही है, उसका मीनिंग लिख दिया आपने। तो जैसे विकिपीडिया में या गूगल पे जाते हैं तो 1 लाइन आंसर, वो 1 लाइन डिस्क्रिप्शन नहीं आता। कई बार वो 1 लाइन में बताता है कि आपने जो लिखा है इसका मतलब 1 लाइन में, ऐसा आता है ना सबसे पहले। तो क्वेश्चन वो था और आपने जो टाइप किया वो 4 ऑप्शन में से था, तो आपका तो उत्तर हो गया। डिक्शनरी लिख दी, मतलब डिक्शनरी को एक्सप्लेन कर दिया आप, या एक्सप्लेन किया उसका डिक्शनरी का वर्ड 1 4 ऑप्शन में पकड़ा दिया। तो 20 क्वेश्चन होते हैं ऐसे, 15 से 20 क्वेश्चन, जिसमें पेपर सेटर गलती करता है। क्यों? क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं है। तो बैट्समैन फायदा उठाया जाए, आप बैट्समैन हो, वो बॉलिंग हो रही है, उसको बॉलिंग की समझ नहीं, वो अपने बॉलिंग में बिजी है, वो अपना रनअप ठीक कर रहा है, वो वाइड बॉल से बचना चाहता है। इसलिए जब भी वाइड बॉल होती है, दो लगातार हो जाते हैं, तो तीसरी बॉल पे छक्का पड़ता है। बैट्समैन समझ जाता है कि इस बार ये वाइड बॉल से बचना चाहेगा, नहीं तो इसका कैप्टन इसको आके टिकाएगा कि क्या कर रहा है भाई, गाली देगा ना वो। हमको तो सुनाई नहीं देती लेकिन उसको तो पड़ती है उसको तो पड़ती है। तो वो उस प्रकोप से बचने के लिए अपनी स्टाइल जो पहले वो लगा रहा था वो छोड़ देगा और छक्का जाएगा। विकेट भी मिल सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, लेकिन एक बता रहा हूं मैं आपको। तो गलती आपको खेलना पड़ेगा एग्जाम पेपर सेटर के साथ भी, और वो कर सकते हो आप, बहुत आसानी से कर सकते हो। जब ज्यादा अच्छे स्टूडेंट होते हैं और खुद बॉलर भी बहुत अच्छा है और बैट्समैन भी ऑलराउंडर है, तो वो बहुत अच्छे से खेलता है। ऑलराउंडर बहुत अच्छे से खेलते ही इसीलिए। क्यों खेलते हैं ऑलराउंडर बहुत अच्छे से? उनको मालूम है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में उस समय में क्या चलता है। ठीक है, ये एग्जाम 2 तरीके से निकाली जाती है। एक बहुत ज्यादा रट्टा लगा के, बहुत मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, डोर मेहनत बोलते हैं उसको, हार्ड वर्क। एक हम बता रहे हैं ये स्मार्ट वर्क है दिमाग से निकाले जाते हैं। ठीक है, ये होता है। तो कई लोग जो है उसमें, अगर आप, मैं ये वाली स्मार्ट स्टडी वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। कुछ लोगों में इनहेरेंटली होता है, ये शिक्षा से भी नहीं आता, एजुकेशन से भी, स्कूल कॉलेज से भी नहीं आता है। कुछ लोगों में अपने आप ही होता है, उनके अंदर होता ही है। इसीलिए द्रोणाचार्य अपने बच्चे को उतना अच्छा धनुर्धर नहीं बना पाए जितना अर्जुन था। अर्जुन था, एकलव्य था, और अश्वत्थामा को बनाना था। आया समझ में? डिफरेंट है। कुछ होते हैं वो कर जाते हैं, इसलिए बनाना बहुत मुश्किल काम है। और यदि आप बनना चाहते हैं तो फिर कॉपी करिए ऐसे लोगों को। ठीक है, चंद्रगुप्त को क्यों बनाया? आचरेकर सर ने सचिन को ही क्यों बनाया? अपने बच्चे को क्यों नहीं बनाया? रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, वैसा मटेरियल भी तो होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग, जैसे अभी वो लड़की फर्स्ट आई तो वो बता रही कि मैं सोशल मीडिया भी चलाती थी और फिल्में भी देखती थी, और लिखा ना उसने। अब वो करती थी नहीं करती, दूसरों को सबको ट्रिप में लेना चाहती, पता नहीं क्या है, क्यों बोल रही है, लेकिन ठीक है। लेकिन 2 बार प्रीलिम्स भी तो इसीलिए नहीं निकला था हो सकता है कि पहले ही निकल जाता अगर ये सब नहीं करते तो। भाई फिल्में देखने की वजह से तो फर्स्ट रैंक नहीं लगी होगी, पढ़ने की वजह से ही लगी होगी। ठीक है ना? तो तीसरी बार में निकला है।
तो वो भी तो कारण यही हो सकता है ना, उल्टा भी सोच सकते हैं हम लोग। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ पे भी आते हैं बहुत सारे कैंडिडेट कोचिंग में आते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना पड़ता, बहुत फास्ट लिखते हैं, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, होमवर्क दूसरे दिन करके दिखा देते हैं, जो बोलो वो होमवर्क कर देते हैं, जो बोलो वो सुना देते हैं। उनको कहते हैं कल सुनेंगे हम, दूसरे दिन अगर ना बोलो तो वो खुद ही याद दिला देते हैं, सर वो आप सुनने वाले थे। फिर खड़े उनको तो सुनाना क्योंकि वो तैयार हो गया। फिर बोलता अच्छा चलो सुनाओ, तो बाकी तो कोई सुनाते नहीं है, बस वो जिसको आता है वही बोलता है। स्कूल में भी यही होता था, फिर वो धड़ल्ले से बोल जाते हैं। ये आदतें जिनमें होती है ना वो बहुत आसान हो जाता है उसके लिए। एग्जाम जो है 3-4 चीजें, बहुत हार्डवर्क करके भी और थोड़े से टेक्निक को समझ के भी और थोड़ा एग्जामिनर की जो पेपर सेटर है उसकी गलतियों से भी। जब आपकी समझ थोड़ी बढ़ जाएगी तो आप उसकी गलतियां भी देख पाएंगे। बॉलर की गलतियों से शॉट लगाना सीख जाते हैं। अभी जो बहुत सारे अच्छा खिलाड़ी हैं ना, बहुत नामी गिरामी रिकॉर्ड वाले खिलाड़ी हैं, वो तो आउट हो जाते हैं 0 पे और दूसरे खिलाड़ी 60, 65, 100, 120 तक पहुंच जाते हैं। तो क्यों कर जाते हैं ये? आईपीएल में देखा होगा आपने, क्यों कर जाते हैं? उनमें वो पुराने समय की समझ है, अभी इन्होंने नए जमाने के लिए पकड़ ली और समझने लगे। हर खिलाड़ी की स्टडी कर लेते हैं, बॉलर की स्टडी कर लेते हैं, मैदान की स्टडी कर लेते हैं, फील्डर्स की कर लेते हैं। इनकी आंखें देखिए कभी, ऑब्जर्व करती हैं, ऑब्जर्वेशन होता है। शॉट लगाने से पहले वो सब कुछ देखते हैं, मजाक नहीं कर रहे होते हैं, टेक्निक है उनके पास। तो स्मार्ट वर्क पे भी जोर दिया जा सकता है, खास करके वो लोग जो अभी 1 साल बाद 2 साल बाद परीक्षा देंगे। तो समझिए एग्जाम उतनी कठिन भी नहीं है जितनी बताई जाती है। मुझे एग्जाम बहुत सरल लगते हैं शुरू से ही, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सफलता मिलने लगी थी, बहुत कम उम्र में मिलने लगी थी। हमारा जो निर्माण था वो इसी तरह से हुआ था, हम जिस माहौल में रहे उसमें यही माहौल था, बस एग्ज़ाम नहीं थी वहाँ। जब हमको एग्ज़ाम देने का मौका लगा तो लगा कि हमारी एग्ज़ाम है, हम डिज़र्व करते हैं इसको, ठीक है, इसलिए आपको इतने अच्छे से बता पाते हैं। तो एग्जामिनर की कमजोरियां कई जगह है। कई बार वो 4 अलग अलग क्षेत्रों से प्रश्न पूछता है, लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो टेक्निक का नाम लिखा हुआ है। टेक्निक, एक टेक्निक है, ठीक है। देखिए हर व्यक्ति की परवरिश वैसी नहीं होती। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो पूरे स्कूल के या कॉलेज के टीचर्स के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ के बैठे हुए, कि टीचर्स बहुत जानते हैं, बहुत समझदार हैं और वो हमारे बच्चों के साथ न्याय करेंगे और वो उनको पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना देंगे। ऐसे पेरेंट्स भी हैं। और ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो स्कूल के टीचर्स के भरोसे बिल्कुल नहीं होते, उन्हें बेकार तो नहीं मानते लेकिन उनके भरोसे नहीं रहते, अलग से ट्यूशन लगवाते हैं, कोचिंग लगवाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स, और मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो अपने बच्चों को मानव मात्र से बचाते हैं, यानी कोचिंग से भी बचाते हैं, टीचर से भी बचाते हैं, और ऐसे हर आदमी से बचाते हैं जो कुछ शिक्षा दे सकता है। इसलिए बचाते हैं क्योंकि उनका बच्चा ज़्यादा जानता है और वो रोज इतना जान लेता है, टीचर किसी जन्म में नहीं सीख सकता। आया समझ? कितनी खतरनाक स्थिति, क्योंकि उनका बच्चा इतना मेहनती है। टीचर देता है होमवर्क, वो दूसरे बच्चे 10 घंटे में करते हैं, वो आधे घंटे में करता है। वो एक टर्म बताते हैं, वो 1000 टर्म याद करता है। 100 गुना 1000 गुना पढ़ता है, वो टीचर बताता है उससे। हमने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं। उन्होंने बच्चों का स्कूल इसलिए छुड़वाया है कि कहीं टीचर इससे बात ना कर ले,
उसका स्तर डाउन हो जाएगा, इसकी लैंग्वेज खराब हो जाएगी, उसके गुण आ जाएंगे। किसके? टीचर के, क्योंकि उसमें गुण नहीं है, इसी वजह से वो टीचर है। नहीं तो कोई और अच्छा काम कर रहा होता, अपॉर्चुनिटी तो बहुत थी, तो फिर आप यही क्यों बने? त्याग प्रवृत्ति की वजह से तो नहीं, मजबूरी की वजह से, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए आप वहां हैं। ऐसे पेरेंट्स हैं। बहुत खतरनाक लग रही हो कि बात, लेकिन ऐसे बच्चे 15 साल की उम्र में बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं। 16 साल की उम्र में कंपनी के सीईओ तक पहुंच जाते हैं। खुद की कंपनियां होती है ऐसे बच्चों की, और वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, और आप सब उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो। वो दुनिया के सबसे रईस लोगों में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो चीजें समझ में आ रही है आपको? ये मैंने जो फार्मूला बताया, क्योंकि मैं जहां जा रहा हूं वहां ऐसे ही बच्चों का संगठन है, वही बच्चे आ रहे हैं दुनिया के वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल। मैं कुछ फुटेज लाऊंगा, कुछ यूट्यूब पे भी डालने की कोशिश करूंगा जितना मैं शूट कर पाऊं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा बेकार लगता है उन लोगों के बीच में फ़ोटो लेना और शूट करना। मुझे भी शोभा नहीं देता हूँ, मैंने अभी तक किया भी नहीं ऐसा। पिछले यूएस दौरे में भी मैंने ज़्यादा नहीं किया। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि आपके मोटिवेशन के लिए, आपके समझ के लिए मैं ऐसी कुछ चीज़ें कर पाऊँ। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख में ऐसे ही माहौल में रहूँगा, इसलिए मेरे मुंह से वो चीज़ निकली। ये प्रॉपर स्कूलिंग वाले बच्चे नहीं हैं, प्रॉपर यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ बाईपास करके आए हुए लोग हैं। वो सिस्टम, वो गवर्नमेंट के सिस्टम को कुछ मानते ही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम को कुछ मानते ही नहीं है, लाइब्रेरी जो है वो एग्जिस्टिंग उसको कुछ मानते ही नहीं है। इज्जत करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वो नया कुछ खोजने में विश्वास करते हैं, नया सिद्धांत गढ़ने में विश्वास करते हैं। उनके नाम से सिद्धांत चले, उनके नाम से नियम चले, उनको लोग सिलेबस में पढ़ें। हमारे गुरुजी ने भी कहा है कि पढ़ने योग्य लिखा जाए उससे ज़्यादा बेहतर है लिखने योग्य किया जाए। ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ लिखो कि लोग पढ़ें, उससे ज़्यादा ऐसा कुछ करो कि लोग लिखें आपके ऊपर। हिस्ट्री बनाते हैं लोग। तो मोटिवेशन आया होगा अब। यहाँ तो हम आपको बता रहे हैं, वही करने में दिक्कत आ रही है। तो वहाँ हम बता रहे हैं कि वो उसके बियॉन्ड है। तो जब मैं ऐसे पेरेंट्स से बात करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि 12th ऑनलाइन क्यों कराया, ऑफलाइन क्यों 12th नहीं कराया? बोले नहीं, वो टीचर बात करते हैं ना। टीचर बात करते हैं तो एक्सेंट बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, नॉलेज गिर जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि नॉलेज इतना ज़्यादा है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती उनको। वो यूपीएससी भी नहीं करना चाहते। मैं ऐसे 6-7 बच्चों को जानता हूँ, मेरी लार टपकती है कि मेरी कोचिंग में, मैंने गाइड भी किया उनको, काश ये यूपीएससी में बैठ जाए तो मेरा नाम हो जाए, क्योंकि ये सीधा ही टॉप करेंगे। पर वो बोलते नहीं, वो हमको इंटरेस्ट नहीं है, आईएएस वाईएएस नहीं बनना है। और उनमें से 3-4 तो आईएएस आईपीएस के ही बच्चे हैं, तो उनको वो तो कतई नहीं बनना है जो उनका बाप था या माँ थे, वो तो कतई नहीं बनना है, वो बनना ही नहीं है। तय किया हुआ ना बचपन से, मैं कुछ भी करूँगा नहीं, कोई साहित्यकार बन जाएंगे, कोई नॉवेल लिख देंगे और कुछ कर देंगे, लेकिन ये तो कतई नहीं बनेंगे। ठीक है? तो हम देखा जाए तो सेकंड हैंड नॉलेज को यूज कर रहे हैं, बल्कि थर्ड हैंड। कोचिंग वाले प्रोसेस करते हैं वो सेकंड हैंड नॉलेज को, और फिर ओरिजिनल किताबों को एनसीईआरटी ने उनने लिखा, फिर कोचिंग वालों ने अपने नोट्स बनाए, उनको हम लोग यूज करते हैं। 3 तरह के इंटेलेक्चुअल अपना मिलावट कर चुके हैं उसमें। वो फैसिलिटेट करने के नाम पे कहीं और उल्टा परेशानी तो खड़ी नहीं कर रहे हैं हमारे सामने। इसलिए ओरिजिनल ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने की बात की जाती है।
सिविल सर्विसेज में भी जो स्टडी मटेरियल बताते हैं वो बोलते हैं ऑथेंटिक बुक्स कहाँ हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम के पहले दिन कुछ मोटिवेशन मिला होगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है एग्ज़ाम, बहुत लूप होल्स है इसमें, बहुत सरल सा एग्ज़ाम है। लैंग्वेज सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरा पढ़िएगा, क्वेश्चन को, चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, उत्तर मिल जाएगा आपको, अगर आपके पास बेसिक समझ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। और अगर आप ये जानते हो कि ये सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है और इसमें जनता की सेवा करनी होती है, तो जनता की सेवा करने वाले से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये भाव मन में रखिएगा कि जनता की सेवा करनी है, ये भाव मन में रखिएगा कि वेलफेयरिज्म होता है, ये भाव मन में रखिएगा कि लड़ाई झगड़े शांति तब आती है जब रूल ऑफ लॉ होता है, रूल बाय लॉ से नहीं आती, रूल ऑफ लॉ। और ह्यूमैनिटी सबसे पहले होगी और डेमोक्रेसी सबसे पहले होगी। डेमोक्रेसी बहुत स्लो होती है, दिक्कत आती है डिसीजन मेकिंग में, सब लोगों से पूछने में दिक्कत आती है। अभी आप देख रहे हो विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं तो हमको लगता है कि ये टांग खींच रहे हैं, सब है, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ उन्हें मत रखने का अधिकार। अभी उनमें इतना डर स्थापित नहीं हुआ कि वो विरोध भी ना कर सकें। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो भी ना बता सकें। सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है, उसी के नाम से राष्ट्रपति का भी भाषण होता है ना। शासन का प्रमुख भी, गवर्नमेंट, शासन, सरकार, और भारत का प्रमुख भी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं नहीं प्रधानमंत्री ही सब कुछ होता है क्योंकि वही मुख्य कार्यपालिका है, वो तो नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति। तो उद्घाटन में, शादी ब्याह में हम लोग नाम मात्र के व्यक्ति को ही तो आगे लाते हैं। शादी ब्याह में जो लाते हैं बुजुर्ग आदमी को सबसे पहले बारात वगैरह में लाते हैं ना, घर के सबसे बुजुर्ग, उसने खर्चा किया कि उसने 5 रुपए भी नहीं दिए होते शादी में, लेकिन उसी को लेके आते हैं, उसी को माला पहनाई जाती है, सब लोग बोलते हैं यही हमारे खास हैं। उसको एक बड़ी सी कुर्सी पे बिठा भी देते हैं, ये यहाँ बैठो बाबा और शादी देखो। कई लोग तो उसको दिखाने के लिए मर ना जाए इसीलिए शादी करते हैं और वो नाम मात्र का होता है ठीक है। ढेरों हमारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अगले साल हमारी शादी है, इस साल यूपीएससी निकलवा दो। हमने कहा क्यों? बोले हमारे जो दादाजी हैं वो 75 साल के। हमने कहा वो 75 साल के तो 76 के भी हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बोले नहीं, वो लुढ़क जाएंगे, हमारे घर वाले सब कहते हैं कि तुम्हारी अगले साल किसी भी हालत में शादी है, क्योंकि पिछली बार इनको बुखार आया था। तो यहाँ बच्चे अपने कोर्स का ध्यान रखे कि वहाँ उनके बुखार का ध्यान रखे उनको बुखार आया नहीं कि इसको यहाँ अपनी जो है एग्जाम धुलती हुई नजर आने लगती है। ये झंझट है। उस इंडिया में जहाँ घर घर में ये होता है, वहाँ वो बोल रहे हैं कि नाम मात्र वाले को नहीं बुलाएंगे। ये तो घर घर की परंपरा है। तो बात समझ में आ रही ना? तो ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि वो बोल पाते। नहीं आते हैं, आते नहीं आते हैं, वो बात अलग है। ठीक है। परिवार में तो ऐसा ही होता है। देखो, परिवार में हमारे यहाँ शादी में कोई नहीं आता है तो वो जताता भी है कि मैं नहीं आ रहा हूँ। अगर वो ना आए और किसी को कोई फर्क ना पड़े तो भी दिक्कत हो जाती है। सबको फर्क पड़ना चाहिए। उसके बाद उसको फिर फ़ोन भी करें, अरे भाई साहब आ जाओ, अब क्या नाराज़गी है? फिर बोलते मैंने बता दिया ना मैं नहीं आऊँगा तो यही तो परिवार होता है। किसी आदमी को, अनजान आदमी को आप निमंत्रण देखो, यहाँ ना तो यहाँ मायूसी होती, ना उसको कोई इंटरेस्ट होता है, उसको कोई फ़ोन भी नहीं करता, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि मोदी जी और उनकी टीम बार बार बुला रही विपक्षी दलों को, विपक्षी दल भी बोल रहे हैं। इसका मतलब प्रेम गहरा है परिवार बड़ा मजबूत है। ये इंडिया है।
वो भी मना कर रहे हैं कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और तुम अपना नाम कमा रहे हो, उनको भी बुला लो जरा, है ना। बहुत होता है शादी ब्याह में ऐसे कहा सुनी, ये पीछे रह गए, इनको माला नहीं पहनाई, ये फलाना, इनका स्वागत नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। मैंने देखे हैं ऐसे झगड़े बहुत होते हैं मान सम्मान के। इसको इतना नहीं, हम लोगों को तो उसी तरह से एंटरटेनमेंट के लिए लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा सा सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम ना तो इसमें ना उसमें। लेकिन बता रहे हैं आपको क्या, डेमोक्रेसी। अभी आपको याद आएगा कल पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन होंगे इसको लेके, तो कहाँ झुकना है। मैं कल का क्लास तो नहीं ले पाएंगे हम लोग, क्योंकि कल मैं भी 1-2 सेंटर पे इधर उधर जाऊंगा, थक जाऊंगा, और शाम को भी मुझे तैयारी करनी है, थोड़ा सा यूएस जाना है, तो 30 को तो निकलना ही है। तो कल का हम लोग ब्रेक करते हैं, आप लोग भी बहुत सारे नहीं कर पाएंगे, एनालिसिस वगैरह हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं अच्छे से दीजिए। हमारे फार्मूले साल भर बताए मैंने, साल भर जो भी बातें बताई उनको ध्यान रखिए, लास्ट में रिवाइज करने की कोशिश की है मैंने। अच्छा होता है एग्ज़ाम, और कलेक्टर बनाने के लिए होता है, मजाक करने के लिए नहीं होता, आपको परेशान करने के लिए नहीं होता। और आपको लगे कि ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो फिर कट ऑफ भी नीचे हो जाता है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दिया तो कट ऑफ 100 के ऊपर चला जाएगा इसलिए ना उसमें खुश होने की ज़रूरत है ना नाराज़ होने की। वो इसी एग्ज़ाम, इसी परीक्षा के लिए है, आप ही के लिए है, और ग्रेजुएट लोगों के लिए ही है, कोई पीएचडी वालों के लिए नहीं है। तो उसको क्वेश्चन को अपना ही मानिए कि हमारे लिए स्तर का है और हमारे लिए। 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको परेशान करेंगे, उनमें से 10 छोड़ देना, 10 छोड़ देना, 10 कर लेना, क्योंकि नहीं करेंगे तब भी दिक्कत है। पिछली बार भी एक महोदय ऐसे थे, तो बोलते हैं कि हम जो है सर 62 क्वेश्चन कराए हैं। हमने कहा पागल आदमी, 62 कराया तो तुमको पता है क्या यही 62 सही होंगे, उसमें से 20-25 गलत निकल आएंगे उन 62 में से, तो तुम पे 90 तो आएंगे नहीं तुम्हारे, फिर 80 भी नहीं आएंगे, फिर 70 पे या 60 पे पहुंच जाओगे। सिलेक्शन कैसे होगा? तो 85 से कम अगर करोगे अटेम्प्ट तो सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम है। आप कहोगे हमको आता है तभी हम करेंगे, नहीं आता है तो फिर माइनस मार्किंग में क्यों जाए। तो आपको ईमानदारी से बता दें 25 से ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, कितने साल पढ़ लो आप। पक्का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जिसको आप कह सकें कि ये बिल्कुल सही है 100%, ऐसे क्वेश्चन 25-30 से ज़्यादा नहीं होते। तो क्या 25-30 में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना, 50 करने पड़ेंगे, 50 टिक करने पड़ेंगे, तो आपको 70-80 करना पड़ेंगे। समझिए थोड़ा सा। तो मेरे हिसाब से 90 करना चाहिए, 92 करना चाहिए। 85 से नीचे करने में रिस्क शुरू हो जाएगा दूसरा वाला, निगेटिव मार्किंग से तो बच जाओगे, लेकिन पॉजिटिव में उतने नहीं आएंगे कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। थोड़ा रिस्क तो लीजिए, 50-50 वाले में ज़रूर लीजिए, ठीक है। एलिमिनेशन की तरीके इस्तेमाल कीजिए। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आई। थोड़ी सी मेच्योर लोगों के लिए है, अगर आप लोगों के किसी के भी यूट्यूब पे और किसी के भी समझ में नहीं आ रही तो 2-3 साल लगेंगे, ठीक है। मेरा दिक्कत नहीं है, ये आपका दिक्कत है, तो उसमें थोड़ा वेट करिए, आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की